हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। टाटा मोटर्स ने FY26 के अंदर एक मिक्स रिजल्ट दिया, क्योंकि अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो अराउंड 44% से रेवेन्यू ग्रोथ आया, विच इज़ एक्सेप्शनल। लेकिन अगर यही मैं पैट लेवल्स पे बात करूं तो उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सिर्फ 5% से ही ग्रो कर पाया। तो फिर इतना मैसिव डिफरेंस आया किस तरीके से? उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था ना, दैट वाज जैगुआर लैंड रोवर। क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर में ओवर द लास्ट 1 ईयर देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ा, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो गया। लेकिन उसमें हुआ क्या, दैट इज़ समथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब सबसे पहले ना एक काम करते हैं, टाटा मोटर्स के ना मेजर सेगमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टाटा मोटर्स जो है ना उसके दो मेजर सेगमेंट्स हैं। एक हो गया कमर्शियल व्हीकल और दूसरा हो गया पैसेंजर व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल जो है ना इनका स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर बहुत ही मैसिव और डोमिनेंट लेवल पर चलता है, जिसके अंदर जैसे आप बोलते हो ना, जैसे ट्रक्स आ जाते हैं, बसेस हो जाती हैं, या और जितने भी टाइप ऑफ हैवी व्हीकल्स हैं बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं, बेसिकली ऑल दोज बिकम पार्ट ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। अब कमर्शियल व्हीकल्स जितने भी हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे? बेस्ड अपॉन अ फ्यू फैक्टर्स एक्चुअली। क्योंकि देखा जाए ना, सबसे पहले किस में काम आते हैं कमर्शियल व्हीकल, जैसे लॉजिस्टिक्स के अंदर काम आते हैं, क्योंकि जितना भी आप देख रहे हो ना आजकल ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स जिस लेवल पे बढ़ रहा है, और पूरी कंट्री में जो भी सामान इधर से उधर आपको लेकर जाना पड़ता है टू द रिक्वायर्ड कंज्यूमर्स, तो वो सारा का सारा ट्रक्स के थ्रू ही जाता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से ट्रक्स की जो ग्रोथ है ना वो इसी भी रीज़न की वजह से आती है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चल रही है वो चल रही है रिप्लेसमेंट डिमांड की। रिप्लेसमेंट क्या होती है, जैसे जैसे बहुत सारे फ्लीट ओनर्स होते हैं, जो जैसे ट्रांसपोर्टर्स जितने भी होते हैं, अब इनके पास बहुत सारे ट्रक्स रहते हैं। अब होता क्या है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इनको धीरे धीरे अपने ट्रक्स जो हैं वो वापस, जैसे जैसे वो पुराने हो जाते हैं, जैसे जैसे उनके अंदर वो प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफ़ी हद तक आ जाती है। अब और तीसरी चीज़ जो होती है ना, इसकी जो ग्रोथ आती है वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। मतलब गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करे तो इनकी जो ग्रोथ होती है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब एक काम करते हैं, एक बार ना कोविड से एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कमर्शियल व्हीकल जो है ना उसने किस तरीके से परफॉर्म किया ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। देखो, सबसे पहले एक बात सोचो, जैसे ही कोविड आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटी केम टू अ टोटल स्टैंड स्टिल। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एसेंशियल्स ही वर्क कर रहे थे। अब जैसे ही ऐसा होगा तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पहले रन कर रहे थे बट बिकॉज ऑफ कोविड वो सारे के सारे स्टैग्नेट कर गए, सारे के सारे स्टॉल कर दिए गए। अगर वो स्टॉल कर दिए जाएंगे तो होगा क्या, कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड जो थी ना वो काफ़ी हद तक कम हो गई एट दैट पॉइंट इन टाइम। हाँ, वो बात सही है कि ट्रक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट एसेंशियल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में तो रही, लेकिन एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं आ पा रही थी। दैट वाज वन फैक्टर। फिर इतने में क्या हुआ, जैसे ही कोविड खत्म हुआ उसके बाद ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो पहले से रुके हुए थे, और गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब हमको अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो FY22-23 के अंदर एक्चुअली गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर, जिसकी वजह से कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत फिनोमिनल ग्रोथ आया। उसके बाद फिर FY24 आया, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि FY24 जो था ना वो इलेक्शन ईयर था, क्योंकि आपको पता ही होगा मई 2024 के अंदर इलेक्शंस थे, तो एक साल पहले से इलेक्शंस की तैयारी शुरू हो जाती है। एट दैट पॉइंट इन टाइम गवर्नमेंट का जो फोकस है ना वो इलेक्शन जीतने में फोकस ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई, जिसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट किस पे आया, इन कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर आया। अब कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेक्स्ट 1-1.5 ईयर्स काफ़ी डैम्पेंड रहा एटमॉस्फेयर। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। अब सिंपल सी बात सोचो, अगर मैं एक ट्रक ओनर हूँ या फिर मैं एक फ्लीट ओनर हूँ, मतलब मेरे पास 200, 300, 500 ट्रक्स हैं और मैं अक्रॉस इंडिया प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगर मुझको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि डिमांड जो है ना मेरे जो ट्रक्स की है वो काफ़ी कम हो चुकी है, या फिर मेरे उतनी यूजेज नहीं हो पा रही है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू हैपन, मतलब व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू मी, मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि मेरी इतनी अर्निंग नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा, अपने जो ट्रक्स जो मुझे रिप्लेस करने थे मैंने उनको भी थोड़ा स्लो डाउन करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है थोड़ा टाइम और चला लेते हैं। होगा क्या, इससे इन कंपनीज़ की जैसे टाटा मोटर्स हो गई, इसकी जो इनके जो कमर्शियल व्हीकल्स की जो डिमांड थी वो काफ़ी स्ट्रगल करती थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, दैट इज समथिंग विच वॉज हैपनिंग, जिसकी वजह से ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल जो था ना वो FY24 और 25 तक काफ़ी स्ट्रगल करने लगा। जो पहले FY22 और 23 के अंदर इट वॉज डूइंग वेल, नाउ इट स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। तो अब हुआ क्या, FY26 के अंदर, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर अगर 2025 के अंदर मैं बात करूं विच वॉज FY26, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ गए। गवर्नमेंट ने क्या किया, GST को रैशनलाइज कर दिया।
जिन्होंने क्या किया, जीएसटी को कम किया, जिससे कि क्या हो कि ट्रक्स की डिमांड थोड़ी सी इंप्रूव हो सके। अब ये वाली बात सोचो, जैसे मान लो कि अगर एक ट्रक की वैल्यू है 40 लाख रुपीज़, लेकिन अब पहले जीएसटी के साथ, पहले जीएसटी हाई था तो 40 लाख रुपीज़ की कॉस्ट पड़ती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कर दिया जीएसटी कम। लेट सपोज कि जैसे 3-4 लाख रुपीज़ अब सस्ता पड़ने लगा। जैसे ही 3-4 लाख रुपीज़ की कॉस्ट कम हो गई, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एकदम से कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड वापस क्रिएट हो गई। क्योंकि हुआ क्या ना, जितने भी वो ट्रक ओनर्स थे या फ्लीट ओनर्स थे जो पहले रिप्लेसमेंट डिमांड नहीं क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं थी मार्केट के अंदर, तो वो भी स्लो डाउन चल रहा था, तो वो भी ज़्यादा नए ट्रक्स खरीद नहीं रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। एकदम से उन्होंने लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर उन्होंने काफ़ी डिमांड क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स के जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो है ना, उसने 25% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया, विच इज़ अमेजिंग। और साथ में अगर मैं बात करूं इसके पैसेंजर व्हीकल की, तो देखो इंडिया के अंदर जो आपको पता है टाटा मोटर्स जो है वो बेसिकली मिड साइज एसयूवीज और मिनी एसयूवीज बनाती है बेसिकली, राइट। तो हो क्या रहा था, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी डिमांड आई और वॉल्यूम्स इसके अंदर भी 17% से ग्रो कर गए। क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचो तो तो पैसेंजर व्हीकल जो था ना, सिमिलर टू कमर्शियल व्हीकल, जब कोविड की जब कोविड रिकवरी जब होनी स्टार्ट हुई FY22 के अंदर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड भी काफ़ी इंक्रीज हुई। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता ही है ईयर 2022 और 2023 के अंदर एसयूवीज की डिमांड एक्सप्लोड कर गई थी, एंड टाटा मोटर्स वाज एक्चुअली डूइंग क्वाइट वेल एट द टाइम इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एज वेल। क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप नेक्सॉन की बात करते हो या फिर आप इनोवा की बात करते हो, ये सारी की सारी जो कार्स है ना काफ़ी हद तक पिक करने लग गई थी। तो दैट इज़ समथिंग विच वॉज हैपनिंग। लेकिन फिर क्या हुआ, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर ना ओवरऑल जो कंज्यूमर डिमांड है वो काफ़ी रिड्यूस करने लग गई FY24-25 में, जिसकी वजह से इनकी भी डिमांड थोड़ी थोड़ी सबड्यूड रही। ऑल्दो एसयूवीज की डिमांड फिर भी कंपैरेटिव टू अदर प्रोडक्ट्स वाज रिलेटिवली बेटर, ठीक है। लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हुआ, जीएसटी जैसे ही कम हुए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी कार्स की भी डिमांड फिर से बढ़ गई, जिसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो था ना वो 17% से वॉल्यूम ग्रो कर पाया। तो ओवरऑल जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 44% के अराउंड इनका हो पाया, विच इज़ अमेजिंग। लेकिन अब बात करते हैं जो इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, दैट वाज जैगुआर लैंड रोवर। देखो आपको पता है कि रतन टाटा ने बेसिकली क्या किया था ना, जैगुआर लैंड रोवर को उन्होंने अक्वायर कर लिया था, और वो उसके सारे ग्लोबल ऑपरेशंस को अब बेसिकली दे ऑल कम अंडर टाटा मोटर्स ओनली। अब उनका फोकस ये था कि इंडिया के अंदर और ग्लोबली लग्जरी सेगमेंट की डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, और जैसे ही वो बढ़ेगी तो दे वुड वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन आज की डेट में हो क्या रहा है ना, इंडिया के अंदर एज यू नो कि JLR जो है ना, ऑल्दो इट इज़ अ लग्जरी ब्रांड, इट इज़ अ वेल रिस्पेक्टेड ब्रांड, लेकिन इंडिया में नंबर ऑफ पीपल हु कैन एक्चुअली अफोर्ड अ JLR आर एक्सट्रीमली लो। और इनकी सबसे बड़ी जो मार्केट जो है ना आज की डेट में वो है चाइना एंड UK एंड US पर से। लेकिन सबसे बड़ी मार्केट अभी भी इनकी चाइना ही है, क्योंकि आप ये समझ लो कि JLR की जितनी भी सेल्स होती है उसका 50% सेल्स जो है ना अलोन कम्स फ्रॉम चाइना ओनली। और अगर आप कभी भी इनकी मैनेजमेंट की कॉल पढ़ोगे तो मैनेजमेंट हर बार एक ही बात बोल रही होती थी कि चाइना के अंदर ना स्लो डाउन चल रहा है, इसकी वजह से हमारे JLR जो है ना उसका रेवेन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वाई JLR इज़ इंपॉर्टेंट गाइज, JLR जो है ना वो बहुत बड़ा ब्रांड है इनका। अगर मैं टाटा ग्रुप की, अगर टोटल टाटा मोटर्स के अगर कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करूं तो 70% रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम जैगुआर लैंड रोवर, मतलब इतना बड़ा पार्ट है, और उसका 50% रेवेन्यू इज अलोन कमिंग फ्रॉम चाइना। इतनी बड़ी मार्केट है उनके लिए चाइना। लेकिन आज वो ये बोलते हैं कि चाइना जो है ना वहाँ पे स्लो डाउन चल रहा है, बट इसका मतलब क्या ये है कि चाइना का स्लो डाउन अगर खत्म हो जाएगा तो क्या JLR वहाँ पे इंप्रूव कर लेगा? एक्चुअली आई डोंट रियली थिंक सो। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो चाइना के अंदर ना आपको पता है कि EV जो है ना वो काफ़ी अलग लेवल पे वहाँ पे पेनिट्रेट कर चुका है। मतलब अगर मैं चाइना की एज अ कंट्री बात करूँ तो 70% वहाँ पर जो कार्स चल रही है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और वहाँ पर हो क्या रहा है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ दी हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े चाइना के ऑटो मेकर्स हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल की कार्स बना रहे हैं, और वो भी बहुत ही सस्ते प्राइसेस के अंदर, और वो बहुत अच्छे फीचर्स दे रहे हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, जैसे JLR है, JLR मार्केट में उनकी गया, उन्होंने क्या किया, JLR के सारे फीचर्स को कॉपी किया और उसको 1/3 प्राइस में खुद ही लॉन्च कर दिया मार्केट के अंदर। तो अब सिंपल सी बात सोचो ना, एक तो चाइना के अंदर ऑलरेडी स्लो डाउन है, पीपल आर एक्चुअली डाउन ट्रेडिंग। डाउन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर मैं पहले एक महंगी कार खरीदता था, बट बिकॉज द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम बाइंग अ
रिलेटिवली चीपर कार। अब वहाँ पर वो यही सोच रहे हैं वहाँ पे चाइना के सारे लोग कि यार अगर मान लो मुझे अगर कार चाहिए भी, JLR चाहिए, ऑल्दो आई नो JLR इज़ अ ग्लोबल ब्रांड, लेकिन अब लॉजिकली सोचो ना, ये कार की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मुझे 1/3 प्राइस में उससे ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, तो वाई शुडंट आई गो फॉर दैट। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है ना JLR का, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना का स्लो डाउन नहीं है, वहाँ का लोकल कंपटीशन भी है। क्योंकि होता क्या है ना, एज आई टोल्ड यू कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इन सारी कंपनीज को इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है कि इनकी कॉस्टिंग ऑलरेडी बहुत कम रहती है। अब कॉस्टिंग ऑलरेडी कम है तो ये दे विल बी वेरी इजीली बी एबल टू टेक अवे द मार्केट शेयर फ्रॉम अदर कंपनीज। और चाइनीज़ गवर्नमेंट को वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी ग्लोबल ब्रांड आके उनकी मार्केट में डोमिनेट करे, तो वो किसी भी ग्लोबल प्लेयर को डोमिनेट करने ही नहीं देते अपनी मार्केट के अंदर। दैट इज़ वन थिंग। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है ना, JLR पेरिनियली स्ट्रगल कर रहा है। तो होगा क्या, अगर मान लो यहाँ से चाइना यहाँ से अगर रिकवर कर भी जाता है, प्रॉब्लम सिर्फ चाइना की रिकवरी की नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट्स वो ऑलरेडी दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट वहाँ पे पिक नहीं कर पा रही। और अगर यही मैं बात करता हूँ, चाहे मैं UK की मार्केट की बात करूँ या US की मार्केट की बात करूँ, यूरोप की मार्केट की बात करूँ, तो वो भी काफ़ी सबड्यूड ही चल रही है, वहाँ पे भी कुछ खास ग्रोथ नहीं आ रही। साथ में एक्चुअली क्या हुआ इस साल, देयर वाज अ साइबर अटैक इन JLR। मतलब बेसिकली क्या हुआ, उनके जो प्रोडक्शन सिस्टम जो था ना, वहाँ पर ही साइबर अटैक हो गया, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी कंप्लीट हॉल्ट पे आ गई। मतलब आप ये समझ लो कि 5 वीक्स तक वो कोई भी कार प्रोड्यूस नहीं कर पाए। मतलब ऑन एन एवरेज अगर वो 800 to 1000 कार्स अगर वो प्रोड्यूस करते हैं इन अ सिंगल डे, तो आप ये समझ लो 40-50,000 कार्स के अराउंड वो लोग नहीं बना पाए। इतना मैसिव लॉस हुआ जिसकी वजह से उनको, आप ये समझ लो इसका जो लॉस को जो एस्टिमेट किया गया वो अराउंड 500 मिलियन पाउंड्स के अराउंड इनका लॉस था, जो कि JLR का ओवरऑल लास्ट ईयर का जो ओवरऑल रेवेन्यू था उसका 1/3 पार्ट जो था वो उन्होंने सिर्फ लॉसेज ही कर दिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ दिस साइबर अटैक। तो चलो साइबर अटैक तो मैं ये मानता हूँ कि ये वन टाइम प्रॉब्लम थी कि चलो एक बार लॉस हो गया, लेकिन जो चाइना में चल रहा है ना गाइस, दैट इज समथिंग विच इज स्ट्रक्चरल, और उसकी वजह से आप ये समझ लो ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि टाटा मोटर्स ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ कितना किया, 44% से रेवेन्यू को ग्रो किया, लेकिन पैट तो सिर्फ 5% से ही ग्रो कर पाया। इतना, क्योंकि पैट में भी तो फायदा होना चाहिए था। क्योंकि हुआ क्या, JLR के जितने भी लॉसेस जो थे, वो वन टाइम जो साइबर अटैक की वजह से जो लॉसेस हुए, वो सारे के सारे टाटा मोटर्स को वन टाइम एक्सेप्शनल एक्सपेंस में लेना पड़ गया, जिसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स था वो काफ़ी सबड्यू हो गया। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि टाटा मोटर्स ऑल्दो इन इंडिया इट इज़ अ ग्रेट ब्रांड, अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर मैं कमर्शियल व्हीकल की बात करता हूं तो भी इंडिया के अंदर डोमिनेंट है, क्योंकि उससे ज़्यादा चीप एंड इफेक्टिव ट्रक्स भी कोई नहीं बना कर दे रहा। अगर आप SUVs की बात करते हो तो इसके अंदर भी द कंपनी इज डूइंग रियली वेल। ऑब्वियसली इट इज़ गेटिंग अ टफ फाइट फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है विद देयर सेट ऑफ SUVs। लेकिन टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री गिवन द प्राइस रेंज, ठीक है। तो वो भी वहाँ पर भी डोमिनेट करता है। मतलब इंडिया लेवल पर ना ग्रोथ में प्रॉब्लम है, ना वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, ना रेवेन्यू में प्रॉब्लम आ रही है उनको। उनकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो आ रही है JLR के थ्रू, और वो जब तक सॉल्व नहीं होगी, जब तक चाइना के अंदर उनकी रिकवरी नहीं होगी, जिसके चांसेस जो है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इट लुक्स क्वाइट ब्लीक, क्योंकि चाइना अगेन इज क्वाइट कंपेटिटिव, हाइपर कंपेटिटिव मार्केट है। मतलब आप इतनी मार्केट कंपेटिटिव है कि टेस्ला जैसी कंपनी चाइना में जाके टॉप 10 EVs के अंदर भी नहीं आ पा रही है। मतलब आप ये समझ लो, जबकि हमें पता है कि एलॉन मस्क की जो टेस्ला है, बेसिकली हम उसको हमेशा इलेक्ट्रिक व्हीकल का पाइनियर बोलते हैं, लेकिन चाइना के अंदर उसकी वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं है। BYD जो है बेसिकली वो चाइना के अंदर डोमिनेट कर रही है पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि दैट इज द रीजन वाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पर डिस्पाइट सच गुड ग्रोथ इन रेवेन्यूज, टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है ना वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सच प्रॉब्लम्स। और उनको ये भी पता है मार्केट को कि JLR की प्रॉब्लम क्योंकि सॉल्व होने में टाइम भी लग सकता है, और वो कब तक होगी दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन हाँ, एज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स इन माई वीडियोज़ कि गाइस देखो, हमारा फोकस एक चीज़ का ये है, हमें बिजनेसेस की स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए, हमें बिजनेस की स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, हमें उसकी वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, एंड वी हैव टू कीप ट्रैकिंग। हमें हर क्वार्टर के अंदर उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि
क्योंकि अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमको ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे व्हेन थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू टर्न अराउंड। क्योंकि अगर मान लो चाइना के अंदर मार्केट में JLR कहीं ना कहीं टर्न अराउंड आगे जाके करता है, जब भी करे, मे बी इन अ कपल ऑफ क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स, दैट कैन नॉट बी सेड राइट नाउ, लेकिन अगर वो करता है तो दिस कंपनी कैन डू रियली वेल। क्योंकि आप सोचो ना, कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में तो डेफिनेटली इट इज डूइंग वेल, और बाकी इंडिया पैसेंजर व्हीकल के अंदर भी इट इज डूइंग वेल। एक बार अगर इनका JLR पिक करे तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन टिल देन इट इज बेटर टू कीप अ वॉच कीप दिस स्टॉक इन द वॉच लिस्ट एंड डोंट पुट योर मनी इनटू इट राइट नाउ टिल द टाइम द JLR प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड, बिकॉज अल्टीमेटली यू डोंट नो हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक फॉर दिस प्रॉब्लम टू गेट रिजॉल्व। ये वही वाली बात हो गई कि अगर जैसे मान लो कोई एक प्रॉब्लमेटिक कंपनी, कोई एक प्रोडक्ट हो जाता है तो कई साल लग जाते हैं, क्योंकि देखो इतनी बड़ी कंपनी है, कई बार बहुत सारे साल लग जाएंगे रिकवरी होने में, और वो भी पता नहीं है कि कंपेटिटिव प्रेशर उस लेवल पर वो हैंडल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो दैट इज समथिंग आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।